हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, तो चैप्टर वही 16, पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, चैप्टर 16 जो हमारा कंटिन्यू है, जिसको हम पाचन एवं अवशोषण कह रहे हैं। कहीं आप बोर तो नहीं हो गए इस चैप्टर से ना? नहीं हुए ना अभी? चलो देखो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, चैप्टर पूरा ही है ना। टाइम तो लगता है, मैटर बहुत बड़ा है। आप अब 11th क्लास में, यार कोई 10th में थोड़ी हैं, आप सीनियर क्लास में हो अब, है ना? समझ रहे? चलिए देखिए भाई, तो पाचन एवं अवशोषण में हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो वहाँ पे हम भोजन का जो पाचन है वो ड्यूडेनम में देख रहे थे, ग्रहणी में। और ग्रहणी में हमने बाइल जूस के बारे में बात कर ली थी, जहाँ पे मोस्ट वन जो हमारा बाइल जूस होता है वो वसा को पाइसीकृत करता है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये देखा मोस्ट वन अग्नाशय रस, और अग्नाशय रस में हमने क्या देखा भाई? अग्नाशय रस में हमने ये देखा कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। अब कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं? मोस्ट वन हमने देखा एंटेरोकाइनेज, है ना, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, ये सारे देखे थे। ट्रिप्सिनोजन, एमिलेस, लाइपेस, न्यूक्लिएज, ये आदि कुछ एंजाइम हमने अग्नाशय रस में देखे। वहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरी एक बात को ध्यान से समझो कि कल जो हमने समीकरण लिखाए थे वो समीकरण क्या थे भाई? कि अग्नाशय रस में जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, अब वो निष्क्रिय एंजाइम कौन कौन से मैं यहां दोबारा लिख देता हूं। सबसे पहला था ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और ये ट्रिप्सिनोजन बदलता है ट्रिप्सिन में, और एंजाइम होता है इसको सक्रिय करने वाला एंटेरोकाइनेज, यही होता था। ठीक है, अब ये जो सक्रिय ट्रिप्सिन है ये क्या करता है? इसमें और एंजाइम होते हैं, जैसे होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेस, प्रोएलास्टेस, ये तीन इसमें और निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। और इन तीन निष्क्रिय एंजाइमों को जो हमारा एंजाइम ट्रिप्सिन था, जो कि एंटेरोकाइनेज ने सक्रिय किया था, वो इन तीनों को अपने सक्रिय रूप में बदल देता था। अब जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन है तो ये बदलेगा काइमोट्रिप्सिन में, ये बदलेगा कार्बोक्सी पेप्टिडेस में, और ये बदलेगा इलास्टेस में। ठीक है, यहां तक कल हमने बात कर ली थी ना? तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बात होती है वो आप ध्यान से समझो। एक बात और आप यहां पे नोट करके चलना कि जितने भी ये चारों निष्क्रिय एंजाइम हैं, ये चारों ही निष्क्रिय एंजाइम केवल भोजन के प्रोटीन का पाचन करते हैं। आप याद रखना, इस चीज से भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, क्योंकि वही उसी प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, उसमें मेरी ये बात आपकी बहुत मदद करेगी। कौन सी?
कि ये जो मैंने 4 समीकरण आपके सामने लिखे हैं या 4 एंजाइम जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस और इलास्टेस, ये चारों की चारों एंजाइम केवल प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है? अग्नाशय रस में, पैनक्रियाटिक जूस में। अब मैं यहाँ पे इनकी थ्योरी नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप भी नोट करो। आप भी नोट कीजिए साथ में ना, ये तो कल आपने लिख लिया, अब यहाँ से आप स्टार्ट करो। ये सक्रिय एंजाइम, सक्रिय एंजाइम भोजन की प्रोटीन का पाचन निम्न प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स, इसको बदला जाता है छोटे पॉलीपेप्टाइड में, और छोटे पॉलीपेप्टाइड को बदला जाता है डाईपेप्टाइड में। एंजाइम होते हैं काइमोट्रिप्सिन और यहाँ पे होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेस। आप इनको नोट कीजिए, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ और तब मैं आपको इसको समझाऊंगा ना। नोट कीजिए आप इसको तब तक। ठीक है, कर लिए नोट, है ना? देखो 1 मिनट है, आप आराम से लिख लो इसको, है ना। सुनिए भाई, अब ध्यान से मेरी बात को समझो। ये बात आपने नोट कर ली, अब इसको समझना। अच्छा, हमारे भोजन के 3 मुख्य कंपोनेंट थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, यही थे ना तीनों। अब तीनों का ही पाचन यहाँ पे हमें करना है अपनी छोटी आंत्र में। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो हमारा पाचन कहाँ चल रहा है अभी? ड्यूडेनम में, ग्रहणी में। तो पित्तरस ने तो अपना पाचन कर दिया, अब भोजन अग्नाशय रस के माध्यम से डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये जो भी कुछ हमारे निष्क्रिय एंजाइम थे वो केवल किसके थे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो किस प्रकार प्रोटीन का डाइजेशन ग्रहणी में होता है वही हम देख रहे हैं। तो देखो, आप एक बात बताओ, आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ था ना, तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को किस रूप में बदला था? प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदला था ना। तो अब प्रोटीन किस रूप में छोटी आंत में आई? प्रोटियोज और पेप्टोन्स में, यही रूप में आएगी ना। तो अब देखो एंजाइम कौन सा आएगा? काइमोट्रिप्सिन, क्योंकि सबसे पहला एंजाइम है ये काइमोट्रिप्सिन। तो ये काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? उस प्रोटियोज और पेप्टोन्स को छोटे पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटीन होती है वो बहु
पेप्टाइड होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, बड़ी वाली, बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। अब उसको तोड़ा तो छोटे पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया। अब इस छोटे पॉलीपेप्टाइड को कौन से एंजाइम ने, कार्बोक्सी पेप्टिडेस ने बदल दिया डाईपेप्टाइड में। किस में बदल दिया? डाईपेप्टाइड में। अब ये क्या है डाईपेप्टाइड? केवल इसमें 2 अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोटीन का सरल रूप अमीनो अम्ल होता है ना, और 2 अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर डाईपेप्टाइड बनाते हैं, और जब बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध बनाकर जुड़ते हैं तो छोटे पॉलीपेप्टाइड और बड़े पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय रस में इन एंजाइमों की सहायता से हमारे भोजन के प्रोटीन का क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये जो एंजाइम है ना, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेस, इन्होंने केवल किसका डाइजेशन किया? प्रोटीन का डाइजेशन किया। ठीक है, अभी हमारे अग्नाशय रस में तो और भी एंजाइम है, क्योंकि भाई आपको वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और अपने डीएनए उनका को भी तो पाचन करना है। तो देखिए नेक्स्ट, अब आप एक लाइन छोड़कर एरो लगा के लिखेंगे एमिलेस स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, तो फिर इसका एक समीकरण हो जाएगा, स्टार्च को बदल दिया माल्टोस में और एंजाइम आएगा एमिडेस। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आप एरो लगा के लिखेंगे लाइपेस पायसीकृत वसा को पचाता है। फिर उसका समीकरण बनेगा पायसीकृत वसा एरो बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, एंजाइम रहेगा लाइपेज। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के न्यूक्लिएज डीएनए को पचाता है। ठीक है, तो आप यहाँ इधर इसका समीकरण, अच्छा मैं देख लेता हूँ, यहाँ से आपको दिख जाएगा क्या? हाँ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए डीएनए को हमारा न्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, तो ये 3 समीकरण और आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका पूरा सिस्टम बताऊंगा। नोट कर लिया तीनों आराम से ना, सभी समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक लाइन छोड़ के ये हर समीकरण आपको लिखना है। मतलब देखो ये आपके 2-3 लाइन में आएंगे तो एक लाइन छोड़ दो, फिर ये लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के फिर ये लिखो। ठीक है, लिख दिया। चलो अब समझो, देखो एक बात अपने दिमाग में याद रखो कि जो मुख होता है उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो आमाशय होता है उसमें केवल प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन छोटी आंत्र एक ऐसा ऑर्गन्स है जहां भोजन के तीनों कंपोनेंटों का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। अब मैं ये समीकरण आपको अलग अलग क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देता है, कैसे कि छोटी आंत्र में
प्रोटीन के पाचन को समझाइए। बात को मेरी समझो, क्वेश्चन को मेरे को समझने की कोशिश कीजिए। या आपसे डायरेक्ट पूछ ले, आहार नाल में प्रोटीन के पाचन को समझाइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, यार ये प्रोटीन का पाचन कहाँ से आ गया, हमने तो इसको कभी पढ़ा ही नहीं। तो भाई मेरे एक बात समझो, ये यदि आहार नाल में प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है ना, तो आप उन समीकरणों को लिखो जहां जहां प्रोटीन का पाचन किया था आपने। तो देखो, मुख में तो प्रोटीन का पाचन हुआ ही नहीं, तो आपको वहां मुख तो लिखना ही नहीं है, आप लिखेंगे आमाशय, क्योंकि आपको पता है ना प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। तो आमाशय हेडिंग लगाकर उसमें जो प्रोटीन का समीकरण है ना, पेप्सिन और रेनिन का, वो दो लिखेंगे। फिर आएंगे हम छोटी आंत्र में, क्योंकि हमको पता था ना कि प्रोटीन का पाचन किया था काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज ने, दो समीकरण वहां लिखेंगे हम, है ना। फिर आगे जो भी प्रोटीन का पाचन करेंगे उनके बारे में लिखेंगे। तो बस 5-6 समीकरण जो पूरे आपने पढ़े थे वो उन सबको एक साथ लिख देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपसे वो पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन को समझाइए, तो आपको ना तो प्रोटीन का कहीं समीकरण लिखना, ना वसा वाला लिखना। अब कार्बोहाइड्रेट देखो, तो देखो आमाशय में होता नहीं, वो तो लिखेंगे नहीं, मुख वाला एक समीकरण लिखेंगे। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का कौन है, अरे ये रहा ना एमिलेस, तो यहाँ लिखेंगे ग्रहणी से, समझ रहे ना। तो इसी प्रकार आपको पहचान कर वहाँ समीकरण या आंसर देना है, ठीक है। इसलिए मैंने सभी को अलग अलग लिखा है। तो ये जो बात है वो हमारे अग्नाशय रस की बात है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अग्नाशय रस में जो हमने एंजाइम देखे थे, उन सभी एंजाइमों के हमने यहाँ पर काम कर लिए, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये वही पाइसीकृत वसा है जिसको पितरस ने पचाया था, है ना। तो उस पाइसीकृत वसा पर ही हमारा लाइपेज एंजाइम काम कर रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वसा के लिए केवल एकमात्र ही एंजाइम है, लाइपेज। अब ये क्या है, न्यूक्लिएज। भाई डीएनए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भोजन में, भोजन बनता है प्लांट सेल से, कोशिका से, कोशिका में होता है डीएनए, तो डीएनए को भी तो आपको पचाना है। तो डीएनए का पाचन जो स्टार्ट है वो छोटी आंत्र में ही होता है। तो पहला एंजाइम है न्यूक्लिएज, उसको तोड़ा जाता है न्यूक्लियोटाइड में, मतलब डीएनए सबसे जटिल रूप है, तो इसको थोड़ा सरल क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार हमारे भोजन का डाइजेशन कहाँ पे हुआ भाई, ग्रहणी में कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एक नोट लगा के आप यहां पे लिखो, नोट लगा के आप यहां पे एक लाइन लिखो, नोट फटाफट लिखो। अब भोजन कायल कहलाता है। अंडरलाइन करना कायल को, है ना, समझ रहे हैं आप, कि जब भोजन का डाइजेशन ड्यूडेनम में हो जाता है, तो अब इस भोजन को हम क्या नाम देते हैं, कायल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कायल। पहले काइम था, अब किस में बदल गया, कायल में, ठीक है। चलिए, अब हम लास्ट जो बात करेंगे वो करेंगे सेकंड नंबर, इलियम में पाचन। किस में पाचन, इलियम में पाचन। क्या है इलियम, अरे भाई छोटी आंत्र का सबसे एंड वाला पार्ट था, है ना, सबसे एंड वाला पार्ट था ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तीन ही तो पार्ट थे, ठीक है। तो अब जो भोजन है वो ड्यूडेनम से जाकर जेजुनम में डाइजेशन नहीं होता, वो डायरेक्ट जाता है इलियम में। तो अब देखते हैं कि इलियम में भोजन का एट लास्ट डाइजेशन किस प्रकार होता है। यहीं पर हमारे पाचन की क्रिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिखते चलो पहले, कायल जब इलियम में पहुंचता है तो इसकी भित्ति
एंटेरोक्राइनिन व डुओक्राइनिन हार्मोन स्रावित करती है। ये आंत्र रस का स्रावण करवाते हैं। इसे सक्कस एंटेरिकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। इसका स्रावण 1 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है। आंत्र रस में निम्न पाचक एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के हैं सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्सटिनेज। प्रोटीन के हैं रेप्सिन, एमिनोपेप्टिडेस, डाईपेप्टिडेस। वसा का वही लाइपेस, और डीएनए का है न्यूक्लियोटाइडेस, न्यूक्लियोसाइडेस। बिल्कुल आप इसी प्रकार से नोट कीजिए। यह आपको मैंने बहुत काम की चीज़ बता दी है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, ढंग से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। कर लिया नोट सभी ने, है ना। चलो भाई, अब आप ध्यान से मेरी बात को समझो। देखिए, ये है इलियम में पाचन। किस में पाचन है? इलियम में पाचन। तो इलियम क्या होता है भाई? छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। अब यहां भोजन का डाइजेशन कैसे होता है वो देखो कि काइल जब इलियम में पहुंचता है, काइल जब इलियम में पहुंचता है तो इसकी भित्ति 2 हार्मोन स्रावित करती है। ध्यान से आप मेरी बात को समझो कि जो इलियम है उसकी भित्ति 2 हार्मोन स्रावित करेगी। एक तो है एंटेरोक्राइनिन और एक है डुओक्राइनिन। इनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एंटेरोक्राइनिन और डुओक्राइनिन, ये 2 देखो, जिस प्रकार गृहिणी ने कोलिसिस्टिकाइनिन, सिक्रिटिन, पैनक्रियाजाइमिन ये स्रावित किए थे ना, उसी प्रकार इलियम की दीवार भी एंटेरोक्राइनिन और डुओक्राइनिन नाम के हार्मोन रिलीज करती है। और ये हार्मोन वहाँ की आंत्र कोशिकाओं से आंत्र रस का क्या करवाती हैं? स्रावण। आंत्र रस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, है ना। तो आंत्र रस का स्रावण करवाया इन दोनों हार्मोनों ने। ये जो आंत्र रस होता है
इसका दूसरा नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। ये बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखना, ये नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सक्कस एंटेरिकस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, आंत्र रस जो होता है, उस आंत्र रस को ही हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस बोल के चलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात, ये जो आंत्र रस है इंटेस्टाइनल जूस, वो पर डे 1 से 2 लीटर स्रावित होता है। एक दिन में कितना? 1 से 2 लीटर। देखो याद रखो, बाइल जूस, देखो सबसे पहले हमने बात की थी लार की। लार 1 से 1.5 लीटर होती है। बाइल जूस 800 से 1000 ग्राम, वो सॉरी ml है ना, बाइल जूस। और जो हमारा अग्नाशय रस था वो 1 से 1.5 लीटर, और ये 1 से 2 लीटर है ना। तो इनकी क्वांटिटी है वो भी आपको याद रखिए, इसका वॉल्यूम, आयतन। नेक्स्ट बात, ये जो आंत्र रस होता है, इस इंटेस्टाइनल जूस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। अब ये पाचक एंजाइम आपको मोस्टली याद रखने हैं। अब मैंने आपको सुविधा के लिए पाचक एंजाइमों को कुछ इस प्रकार लिस्ट बना दी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए कि कौन सा एंजाइम किस प्रकार का डाइजेशन करेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मान लीजिए आपसे प्रोटीन के पाचन को पूछ लिया जाए, है ना, तो आप प्रोटीन का पाचन आमाशय से स्टार्ट करेंगे, गृहिणी में देखेंगे कौन सा समीकरण था, और इलियम में कौन सा है प्रोटीन, ये रहा। तो 3 एंजाइम है यहाँ पे, रेप्सिन, एमिनोपेप्टिडेस और डाईपेप्टिडेस। तो ये जो तीनों एंजाइम हैं, इनको भी तो आप ऐड करेंगे उस एग्जाम में, उस आंसर में, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने जितने भी पाचक एंजाइम इस इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं ना, उन सभी को अलग अलग लिस्ट आउट कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एंजाइम क्या काम करेंगे, अर्थात किसको डाइजेस्ट करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले ये एंजाइम हैं, इस प्रोटीन को पचाने वाले ये एंजाइम हैं, ठीक है, और वसा को पचाने वाला लाइपेज है, और डीएनए को पचाने वाले ये एंजाइम है, ठीक है। तो ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई, है ना। अब जब हमने पाचक एंजाइम देख लिए, तो अब इनके हम कार्य की बात कर लेते हैं कि कौन सा एंजाइम क्या काम करेगा ना। तो केवल लिस्ट आपको बनानी है, बस थ्योरी यहां पर नहीं लिखनी है ना, थ्योरी आपको यहां पर नहीं लिखनी है, केवल समीकरण लिखने हैं। तो मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा इधर कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यहीं पे मैं हेडिंग लगा के लिख रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, है ना। तो देखो सबसे पहले सुक्रोज, सुक्रोज को बदला जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, डेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज। अब इनके जो एंजाइम है वो देखो क्रम से सुक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस,
डेक्स्टिनेज। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ये नोट कर लिया आपने, पहले नोट कीजिए इनको, बिल्कुल हम हर एक एक चीज को बहुत क्लियर रूप से समझ के चल रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप है वो कौन होता है, ग्लूकोज होता है। तो देखो एट लास्ट हमने अपने कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया, ग्लूकोज में बदल दिया। ठीक है, तो हमारे यही एंजाइम थे कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले चार, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्स्टिनेज। तो इन्होंने, सुक्रेज ने सुक्रोज को, माल्टेज ने माल्टोज को, लैक्टेज ने लैक्टोज को अपने सरल रूपों में, या मैं कहूं एट लास्ट कार्बोहाइड्रेट का क्या कर दिया, डाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ किसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर है। तो अब देखो चार ये समीकरण, एक मुख वाला समीकरण और एक ग्रहणी वाला समीकरण, तो टोटल 6 समीकरण हो गए ना जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को शो करते हैं। तो यही 6 समीकरण आपको लिखने हैं यदि क्वेश्चन आए कि आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को समझाइए। समझ गए, तो ये 6 समीकरण आपको लिख देने, आपका आंसर हल हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ तो ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट है प्रोटीन पाचन। तो यहां पे देखो, यहां पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम बात करें तो पॉलीपेप्टाइड को डायरेक्ट अमीनो अम्ल में बदल सकता है एरेप्सिन एंजाइम। ठीक है, छोटे पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड या अमीनो अम्ल में बदल सकता है अमीनो पेप्टिडेज। और ये जो डाइपेप्टाइड है इसको डायरेक्ट बदला जा सकता है लास्ट में अमीनो अम्ल में, और एंजाइम है डाइपेप्टिडेज। तो ये जो 3 समीकरण हैं ये हैं प्रोटीन को पचाने वाले। यदि आप इन 2 समीकरण को भी नहीं लिखें और डायरेक्ट इसको लिख दें तो भी आपका सही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप याद कीजिए ड्यूडेनम को, ग्रहणी में आपने प्रोटीन को डाइपेप्टाइड तक बदल दिया था ना, तो आप इलियम में केवल यही समीकरण लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो डाइपेप्टाइड है उसको डाइपेप्टिडेज लास्ट एंजाइम बदल देता है अमीनो अम्ल में, और अमीनो अम्ल प्रोटीन का क्या है, सबसे सरल रूप है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन का पाचन। समझ में आ गई बात, नोट कीजिए इनको भी, तीनों को ढंग से। समझ रहे ना आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप इन दोनों को नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइपेप्टाइड वाला, क्योंकि आपको पता है गृहिणी में आपने प्रोटीन का पाचन डाइपेप्टाइड तक कर दिया था, तो लास्ट में डाइपेप्टाइड को इस एंजाइम की सहायता से डायरेक्ट अमीनो में बदल दो। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, और नेक्स्ट बचा हमारा वसा। तो वसा में तो वही है, जो वसा है उसे
लाइपेस एंजाइम बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता। केवल यही है बसा का तो एकमात्र। और नेक्स्ट है डीएनए का। तो डीएनए आपने कहाँ तक पहुँचाया था? न्यूक्लियोटाइड तक। तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड, और इसको आप बदलेंगे न्यूक्लियोसाइड प्लस शर्करा में। और ये जो न्यूक्लियोसाइड हैं उसे आप डायरेक्ट बदल देंगे नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट में। समझ में आ गई बात? एंजाइम रहेंगे न्यूक्लियोटाइडेस और यहाँ रहेगा न्यूक्लियोसाइडेस। ठीक है, इनको भी आप नोट कीजिए। ठीक है, अच्छा एक, हाँ सही, अरे यार, हाँ सुनो, ये है ना यहाँ पे, यहाँ फॉस्फेट आएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा शर्करा। लास्ट में शर्करा मुक्त होती है। ठीक है, अब नोट कीजिए इन तीनों को ढंग से। कर लिया नोट, है ना? तो देखो, बसा का यही है एकमात्र। और डीएनए जो होता है, अब मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो बनते हैं वो नाइट्रोजन क्षार से बनते हैं। तो डीएनए का जो सबसे सरल रूप होता है ना, वो नाइट्रोजन क्षार होता है। ठीक है, तो हमने डीएनए का पाचन कैसे स्टार्ट किया? ग्रहणी में किया। तो ग्रहणी में एक एंजाइम था न्यूक्लिएज। उस न्यूक्लिएज ने डीएनए को तोड़ा, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया। अब ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे आया? इलियम में। तो इस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेस एंजाइम ने न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया और फॉस्फेट में तोड़ दिया। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेस ने नाइट्रोजन क्षार, जो कि डीएनए का सबसे अंतिम रूप होता है, सरल रूप, उसमें बदल दिया। ठीक है, तो ये भाई आज हमारा कंप्लीट हुआ भोजन का पाचन। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना? चैप्टर तो बहुत बड़ा है ना, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब लास्ट 2 या 3 दिन का है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लास्ट 2 दिन, लास्ट है, 2 दिन में हो ही जाएगा ना। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो आज हमने भाई अपने पूरे पाचन को कंप्लीट कर लिया कि आखिर भोजन का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में किस प्रकार होता है। तो आप इनके समीकरण को याद करना, उस समीकरण से ही आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? तो कल जो है, कल हम जो बात करेंगे वो करेंगे अपने कि भोजन का अवशोषण कैसे होगा, स्वांगीकरण कैसे होगा और बहिक्षेपण कैसे होगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? या हो सकता है कल ही हम इस चैप्टर को समाप्त कर दें, है ना भाई? हाँ, काफ़ी दिन हो गए इसको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो आज हमको समझनी थी। तो आप ढंग से इसको अच्छी तरीके से लर्न करना कि आखिर किस प्रकार डाइजेशन होता है। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, कोई शब्द समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो, तो आप कभी भी मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें। ठीक है ना? तो बाकी बातें करेंगे कल।